हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रजोदर। हर किसी को शाहरुख खान चाहिए होता है अपने पोर्टफोलियो में, एंड एवरीबडी इज सर्चिंग फॉर सच ए फंड। एंड विद मल्टी एसेट क्लास, मेनी ऑफ द इन्वेस्टर्स हैड जम्प्ड इनटू मल्टी एसेट एज ए कैटेगरी, एंड प्राइमरली मोर सो जो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में है। सो इस वीडियो में देयर आर सम फैक्ट्स दैट आई वुड लाइक टू प्रेजेंट टू यू सो दैट यू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, और जो आप देखते हैं वो सही में होता है या फिर गलत होता है। सो कहने की बात यह है, हम आज बात कर रहे हैं मल्टी एसेट फंड कैटेगरी की इन म्यूचुअल फंड्स। ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जिसमें पूरा मसाला भरा पड़ा है। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, गोल्ड, एवरीथिंग इनसाइड। सो अगर आप कहते हैं कि भाई मुझे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए और डाइवर्सिफिकेशन मैंने कर ली है, एसेट एलोकेशन कर दी, डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे आपने एक फंड ले लिया जो कि एक मल्टी एसेट कैटेगरी का है। अगर मैं आपको एक चीज कहूं कि इसी कैटेगरी में अगर आप कोई भी 5 फंड उठा ले, उसमें अगर मैं कहूंगा कि फ्रैंकलिन का मल्टी एसेट फंड के अंदर टिल 50% जाता है एलोकेशन टू गोल्ड, और जो मैक्सिमम एलोकेशन स्टॉक्स या इक्विटीज में जाता है वो जाएगा 75। लेकिन वहीं पे अगर मैं कहूं एडलवाइस के 3 in 1 फंड है जिसके अंदर मैक्सिमम एलोकेशन 100% तक इक्विटी में है और मिनिमम 12 से 15% ही आपका गोल्ड में जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि मल्टी एसेट कैटेगरी के अंदर अगर एक जगह पे मैक्सिमम एलोकेशन टू गोल्ड 50 है और दूसरे फंड में सिर्फ 15% है, एंड एक फंड में आप टिल 100% तक स्टॉक्स में जा सकते हैं और दूसरा फंड सिर्फ 60% पे लिमिट कर लेता है, देन हाउ कैन यू डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट रैशनल बेस्ड ऑन द पास्ट रिटर्न्स ऑफ द 99% ऑफ दैट डायरेक्ट इन्वेस्टर्स यही तो करते हैं ना, फंड परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि मैंने पिछले 6 महीने देखा है फलाना फंड ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, तो लो जी मुझे बैलेंस्ड फंड चाहिए, और आई एम लुकिंग एट डाइवर्सिफाइड फंड, और आई एम लुकिंग एट से फॉर एग्जांपल दिस मल्टी एसेट फंड, इसने अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 3-4 साल में। लेकिन अगर उसके अंदर दो कैटेगरी ऑफ फंड्स में इंटरनल एसेट एलोकेशन ही इतनी डाइवर्स है कि एक में 60% से ज्यादा वो जाएगा ही नहीं, तो 40% वो बॉन्ड्स के लिए रखेगा ही, और दूसरा फंड ने 100% इक्विटी रखा है, एंड ड्यू टू द फंड मैनेजर्स कॉल दैट फंड हैज ओवर परफॉर्म्ड, सो योर premise फॉर सिलेक्शन ऑफ द फंड बेस्ड ऑन द पास्ट रिटर्न इज गोइंग टू फेल बिकॉज द सेम मार्केट साइकिल माइट नॉट बी देयर, because earlier it could be a rising interest cycle, now there is a falling interest rate cycle। तो आप से डिसाइड कर सकते हैं। अगर मैं आपको इस पे दूसरी चीज ये बता दूं कि 2018 में ये कैटेगरी आई थी एज पर सेबी गाइडलाइंस, इसका मतलब ये है जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड्स थे उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया, उन्होंने अपना ब्रांड नेम चेंज कर दिया और अपने फंड को डाल दिया डिफरेंट कैटेगरी में जिसको कहा कि मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड में डालने का फिर मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट दैट कि ओवरनाइट दे ब्रॉट द पोर्टफोलियो फर्स्ट टू जीरो एंड देन री इन्वेस्टेड। द मनी वाज ऑलरेडी री इन्वेस्टेड इनटू सर्टेन स्टॉक्स। So whether they were earlier known as multi-asset or not multi-asset, it does not make any sense because they were already invested into it. और अगर आप past return देख के कर रहे हो तो future actionable fund manager might be doing as per the terms and conditions or the principles of management under the category of the multi-asset fund. बट जो पिछली आप हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख रहे हो तो वो किसी और लॉजिक के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ है जिस और कैटेगरी के अंदर वो कैटेगराइज था। तो 2018 में ही आया था, तो इसके मतलब उसके बाद भी वो चेंज हुआ। अब कहने की बात ये है कि अगर आप एज ए डायरेक्ट इन्वेस्टर या अदरवाइज एज ए सेल्फ इन्वेस्टर आप फंड में जा रहे हैं, तो दो तीन चीजें, वैसे तो 12 पैरामीटर्स है यू शुड बी अवेयर ऑफ, बट या तो आप फंड मैनेजमेंट कर लेंगे एज पर 12 पैरामीटर्स, या तो आप टॉप 3 पे ध्यान रखेंगे। तो पहला ये होता है कि एसेट एलोकेशन फंड की कितनी है। तो अगर आप दो फंड्स को कंपेयर करके कह रहे हैं कि भाई विद इन मल्टी एसेट एलोकेशन, कि अगर आप दो फंड को कह रहे हैं कि भाई मुझे ये फंड नहीं लेना है, मुझे ये फंड लेना है क्योंकि इसका फंड परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 12% दिया है जबकि इसने 5% दिया है, देन द सेकंड क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग, 12% दिया है तो उसका इंटरनल एसेट एलोकेशन कैसा है। सो एज ए रिटेल इन्वेस्टर एंड सेल्फ इन्वेस्टर, इफ यू आर गोइंग टू शॉर्टलिस्ट फंड purely based on the past returns, then it is suggestible that you also understand the internal asset allocation, the fund manager's performance across the same fund or the different funds he manages in the AMC, and you should also see whether this fund fits as per your risk appetite and your own financial goals for that matter. The point is, if you are going into this just on the basis of कि भाई मेरा चवन्नी का expense ratio बच गया और उस चवन्नी के ऊपर मैं करूंगा, so then you are totally wrong, because multi asset fund में maximum आप ये कह सकते हो कि भाई एवरेज रिटर्न तो फिर भी मरे से मरा 12% आया है, ये परसेंट आया है, मैक्सिमम 20% आया सर। तो अगर आपके पास मल्टी एसेट फंड है जो आपको 20% दे चुका है, देन दैट इज ओके, बट इफ इट इज नॉट देयर देन द इंडस्ट्री एवरेज इज 12% फॉर दैट मैटर।
And it also depends upon ki when you as an investor have entered into the fund. सो द मैटर ऑफ फैक्ट इज इस वीडियो के तहत मैं 2 या 3 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं। पहला पॉइंट ये है कि जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग इनटू द फंड की मेरा चवन्नी बच रही है और मेरे को बैलेंस पोर्टफोलियो मिल रहा है, यू माइट नॉट बी प्लेइंग द राइट गेम बिकॉज आप जिस कैटेगरी में घुस रहे हो वो कैटेगरी खुद 2 या 3 साल पहले आई है और उस टाइम उनका ऑलरेडी एसेट एलोकेशन वैसे था। दूसरी बात, एक ही कैटेगरी के अंदर दो डिफरेंट फंड्स दो डिफरेंट एक्सपोजर्स ले रहे हैं स्टॉक्स में, एक मैक्सिमम 100% ले रहा है, एक 50-60% ले रहा है। सो हाउ कैन यू कंपेयर द टू फंड्स? So therefore, your entry itself is wrong. So unless and until you don't know ins and outs of the fund, just thinking that on the basis of the past returns, I'm able to make money. So you're obviously going for a sure fall. At least fall for that matter, because the call has been taken for getting into the fund with knowing how the internal asset allocation had been. So it is not always that easy कि भाई हम funds को देख लें कि okay हमें इसमें डालना है, but there are 10 different ratios that an investor should also go through while taking a call. और उसमें भी सबसे सिंपल चीज ये कहता हूं, अगर आप past returns को देख के इन्वेस्ट कर रहे हैं तो current asset allocation of fund in case of the multi asset portfolio भी लेके चले, because the future returns will depend upon कि currently मेरा portfolio किधर allocate होगा and how the fund manager will take a change and how much the churn that fund manager does it as a part of the normal practice. It might be a fund manager who does it on the quarterly basis, some does on the monthly basis. So you have to factor in all those things, because at the end of the day, the fund performance has to factor the broader economic cycles and then be able to make returns for you for that matter. Thank you so much. This is Rajadhar signing off. Thank you.